तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग एल्गी पढ़ रहे हैं और एल्गी के अंदर इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ लिए थे स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी, यानी कि शैवालों के थैलस की जो विभिन्न प्रकार की संरचनाएं होती हैं उसे हम लोग अच्छे से देख लिए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एल्गी। तो आज का टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन एल्गी। हिंदी में क्या कहेंगे? शैवालों में जनन। शैवालों में जनन। तो अन्य प्राणियों की भांति इसके पहले जैसे आपने देखा था फंजाई में, तो उसी तरह से इसमें भी रिप्रोडक्शन कितने तरह के होते हैं? 3। पहला क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा, तीसरा सेक्सुअल, यानी कि ये कॉमन सब में आगे मिलता जाएगा। 3 तरह का रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल। आज के इस लेक्चर में हम लोग 2 तरह का रिप्रोडक्शन देखेंगे, वेजिटेटिव और एसेक्सुअल। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें जो सबसे पहला रिप्रोडक्शन वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और यहाँ पर देखिए वो टॉपिक लिखा गया है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, हिंदी में कहते हैं कायिक जनन। एल्गी के अंदर यह एक विधि से होता है, जिस विधि का नाम क्या है? फ्रेगमेंटेशन, यानी कि विखंडन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? कौन सबसे अच्छा बता सकता है? आइए यहाँ से बताइए। इसमें एल्गी का बॉडी टुकड़े बढ़ जाएगा। फिर इसके बाद प्रत्येक टुकड़ा नए एल्गी का निर्माण कर देगा। बहुत सही। यानी कि इस एल्गी का जो टुकड़ा रहेगा, एल्गी का जो पौधा रहेगा, वो टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएगा और एक एक टुकड़ा नए पौधे का निर्माण कर देगा। क्लियर है ना? बहुत सही। वही इसमें होता भी है। अगली विधि क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक जनन। यह देखिए कितने विधियों से होता है। इसमें जो सबसे पहली विधि है इसका नाम है बाइजूस्पोर, यानी कि चल बीजाणु द्वारा। जो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन होगा, इसमें बस एक ही फंडा है, एक ही विधि है कि तरह तरह के स्पोर बनेंगे और अनुकूल परिस्थिति आने पर नए पौधे को जन्म देंगे। बार बार यही होगा। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तरह का जो स्पोर बनेगा उसका नाम क्या है? जू स्पोर। क्या नाम है? जू स्पोर। हिंदी के अंदर कहते हैं चल बीजाणु। यह कब होगा? अनुकूल परिस्थिति में होगा। जू स्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन कब होगा? अनुकूल परिस्थिति में। और किसके किसके अंदर होगा? तो बाईफ्लैजिलेट एल्गी, क्वाड्रीफ्लैजिलेट एल्गी और मल्टीसिलिएट एल्गी के अंदर। अब इनको हिंदी में समझिए। बाई मतलब होता है 2, अब फ्लैजिलेट का मतलब फ्लैजिला। तो यह यानी कि जू स्पोर द्वारा रिप्रोडक्शन उन एल्गी में होगा जिनके पास 2 फ्लैजिला मिलेंगे। अच्छा, क्वाड्रीफ्लैजिलेट का मतलब 4 फ्लैजिला। तो यह ऐसी एल्गी में होगा जिसमें 4 फ्लैजिला होंगे। और मल्टी का मतलब बहुत सारी, सिलिएट का मतलब सीलिया है कि नहीं है? तो यह उन एल्गी के अंदर भी होगा जिन एल्गी के पास बहुत सारी सीलिया होंगी। तो कितने तरह की एल्गी हो गई? 3। 2 फ्लैजिला वाली एल्गी, 4 फ्लैजिला वाली एल्गी और बहुत सारी सीलिया वाली एल्गी के अंदर जू स्पोर द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। कब होता है? अनुकूल परिस्थिति के अंदर। और देखिए होगा क्या? कोशिका के अंदर बन जाएंगे जू स्पोर। क्या बन जाएंगे? जू स्पोर। अब देखिए हम किसी एल्गी का एक तना ले रहे हैं। तना तो वास्तविक होता नहीं इसमें, बस वही जो इसका थैलस होता है उसी को ले रहे हैं। और ये इसके अंदर देखिए कोशिकाएं हैं। देखिए इसके अंदर एक कोशिकाएं हैं। अब देखिए कोशिका के अंदर जू स्पोर बनेगा। इन्हीं कोशिकाओं के अंदर क्या बन जाते हैं? जू स्पोर। और फिर जब ये जू स्पोर मैच्योर होते हैं तो ये मातृ कोशिका जो होती है वो क्या होती है? फट जाती है और स्पोर निकल जाते हैं बाहर। अब फिर बाहर निकल करके नए पौधे का निर्माण कर दें। बताइए आप लोग आइडिया पा गए हैं लिखने का कि नहीं? आपके लिए बहुत सारी चीजें आसान हो गई हैं जो पहले आप जानते ही नहीं थे, है कि नहीं है? ये आप समझ गए। अब देखिए इसका उदाहरण क्या है? यूलोथ्रिक्स और ऊडोगोनियम। यूलोथ्रिक्स, ऊडोगोनियम, ये नाम बार बार पीछे से आ रहा है कि नहीं है? अगला देखिए क्या है? बाईअप्लेनोस्पोर, और हिंदी के अंदर क्या कहते हैं? अचल बीजाणु द्वारा। तो
तो पहला तो जूस्पोर के द्वारा था, अब क्या है अप्लेनोस्पोर के द्वारा। इसमें क्या होगा चलिए बताइए, यह किस परिस्थिति में होगा? प्रतिकूल परिस्थिति में, यानी कि खराब दशा में होगा। अच्छा, खराब दशा किसे कहते हैं? खराब दशा का मतलब जैसे सूखा पड़ गया हो, है कि नहीं है, बहुत तगड़ा बारिश हो रही हो, या एल्गी किसी ऐसे स्थान पर पहुंच गई हो जहां बहुत ज्यादा एसिडिक मीडियम हो, अम्लीय एरिया हो, तो ऐसी परिस्थिति को क्या कहते हैं? प्रतिकूल। तो ऐसी परिस्थिति में एल्गी जो क्या करती है कि जीव द्रव्य इसका कोशिका भित्ति से अलग हो जाता है। अभी देखिए ये कोशिका भित्ति मान लीजिए, ये बाहर क्या है? कोशिका भित्ति, और ये इसके अंदर का जीव द्रव्य है। क्या है? जीव द्रव्य। ये जीव द्रव्य कोशिका भित्ति से अलग हो जाएगा। कैसे अलग होगा? देखिए अभी आप देख रहे हैं कि ये कोशिका भित्ति से इसका जीव द्रव्य सटा हुआ है कि नहीं है? पास है। अलग होगा तो बीच में आ जाएगा। तो बताइए अलग हुआ कि नहीं हुआ? अभी तो एकदम सटा था कोशिका भित्ति से, अब देखिए जीव द्रव्य कोशिका भित्ति से क्या हो गया? अलग हो गया। जैसे हम अभी दीवार के या बोर्ड के पास खड़े हैं, यहाँ आके खड़े हो जाए तो क्या हो गए? अलग हो गए कि नहीं? वैसे जीव द्रव्य कोशिका भित्ति से क्या हो गया? अलग हो गया। वही बात यहाँ पर लिखी गई है, एक अथवा अधिक अप्लेनोस्पोर बनते हैं। मैंने यहाँ पर एक दिखाया है ना, अलग होकर के यह एक या फिर एक से अधिक अप्लेनोस्पोर भी बना सकते हैं। अप्लेनोस्पोर की जो भित्ति होती है वो कैसी होती है? पतली। अप्लेनोस्पोर की भित्ति क्या होगी? पतली। अब फिर परिस्थिति आएगी अनुकूल। जब अनुकूल परिस्थिति आएगी तो इसकी वाल क्या होगी? फट जाएगी, और फिर अप्लेनोस्पोर निकल जाएंगे बाहर और नए पौधे को जन्म देंगे। क्लियर है ना? अच्छा, अनुकूल परिस्थिति क्या होती है? मतलब जैसे बहुत सूखा पड़ रहा था तो बारिश हो गई, जब बारिश हुई तो अनुकूल परिस्थिति आ गई कि नहीं? बहुत तगड़ी ठंडी थी, धीरे धीरे मौसम सही हो गया तो अनुकूल परिस्थिति आई ना। तो अनुकूल परिस्थिति आने पर ये अप्लेनोस्पोर नए पौधे को जन्म दे देंगे। समझ गए? अगला तरीका देखिए क्या है? बाई हिप्नोस्पोर। हिप्नोस्पोर के द्वारा। तो ये कब होता है? प्रतिकूल परिस्थिति में भी होता है। इसका भी जीव द्रव्य कोशिका भित्ति से अलग हो जाएगा। लिखते समय आप पूरी बातें बना लेना, हम नीचे शार्ट कर दिए हैं, ठीक है? हिप्नोस्पोर का निर्माण हो जाता है, यानी कि जब कोशिका भित्ति से जीव द्रव्य अलग होंगे तो अंदर हिप्नोस्पोर का निर्माण करेंगे। जैसे अभी अप्लेनोस्पोर का निर्माण हो रहा था, वैसे यहाँ पर हिप्नोस्पोर का निर्माण होगा। लेकिन हिप्नोस्पोर की कोशिका भित्ति कैसी होती है? मोटी। अभी आप देखिए कि यहाँ पर भित्ति कितनी कैसी थी? पतली। समझ गए ना? अब फिर देखिए लंबी विश्रामावस्था में पड़े रहेंगे, यानी कि ये हिप्नोस्पोर बन करके बहुत दिनों तक ऐसे पड़े रहेंगे। 2, 4, 6 महीने भी इस तरह से पड़े रह सकते हैं। और फिर जब अनुकूल परिस्थिति आएगी तो फिर जो है इसकी वाल फट जाएगी और फिर बाहर निकलकर हिप्नोस्पोर नए पौधे को जन्म दे देंगे। आसान है ना? सब लोग बना करके नोट में अपने लिखेंगे और फिर मैं इसको चेक करूंगा। अगला देखिए, इसका उदाहरण देख लीजिए क्या है? वाउचेरिया। इसका उदाहरण क्या है? वाउचेरिया। सबकी लिखावट अलग अलग होनी चाहिए, किसी का देखकर कोई उतारेगा नहीं। ध्यान से समझ लीजिए, सब लोग अपने से लिख करके लाएंगे। अगला देखिए क्या है? बाई इकाई नीट। इसमें ये कब होगा? बोलिए। पर प्रतिकूल परिस्थिति में भी होगा। और कोशिका भित्ति क्या होगी? मोटी हो जाएगी, गोल हो जाएगी और कठोर हो जाएगी। भाई देखिए ये बाहर बताइए कोशिका भित्ति है कि नहीं है? यह कैसी हो जाएगी? मोटी हो जाएगी, गोल हो जाएगी और कैसी हो जाएगी? कठोर। और इसी को क्या बोलेंगे? इकाई नीट। जब ये मोटी गोल होकर कठोर हो जाएगी तो इसको क्या बोलेंगे? इकाई नीट। और जब अनुकूल परिस्थिति आएगी तो यही इकाई नीट नए पौधे को जन्म देंगे, क्योंकि इस बार कोशिका भित्ति ही नए पौधे को जन्म देने वाली है। जीव द्रव्य की यहाँ पर बात नहीं आई है। समझ गए? इसका उदाहरण क्या है? क्लेडोफोरा। क्या है? क्लेडोफोरा। क्लियर हो गया? अब अगला जो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो क्या है? पामेला स्टेज। क्या है? पामेला स्टेज। वैसे लिखा जाता है पालमेला, लेकिन पढ़ते हैं पामेला, याद रखना, ठीक है?
इसमें क्या होगा कि जो भी स्पोर देखिए बन रहे हैं वो फट फट के बाहर निकल रहे हैं ना। स्पोर अंदर बन रहे थे और सेल वॉल फटने के बाद बाहर निकल रहे थे, लेकिन यहाँ कुछ नया होने वाला है। स्पोर मात्र कोशिका से बाहर आते ही नहीं है, समझ गए। स्पोर बनेंगे लेकिन मातृ कोशिका से बाहर नहीं आए। अच्छा, मातृ कोशिका क्या है? जिस कोशिका के अंदर बनता है उसको मातृ कोशिका कहते हैं, और जो नया निकलती है कोशिका उसके अंदर से वो डॉटर या पुत्री, सही करे, पुत्री कोशिका। तो मातृ कोशिका से स्पोर बाहर नहीं निकलते हैं, अपने चारों ओर क्या बना लेते हैं? म्यूसिलेजिनस आवरण बना लेते हैं। म्यूसिलेजिनस आवरण क्या होता है समझिए, अपने चारों ओर चिपचिपा आवरण बना लेते हैं। चिपचिपा पदार्थ अपने चारों ओर बना लेते हैं जिससे उनकी सुरक्षा हो सके। और अंदर ही अंदर क्या बना लेते हैं? कॉलोनी। कॉलोनी का मतलब जब कई ठे स्पोर अंदर बन गए तो बताइए कॉलोनी बनेगी कि नहीं बनेगी? और इसी कॉलोनी को क्या कहते हैं? पामेला स्टेज। सब लोग बोलिए, उसी कॉलोनी को क्या कहते हैं? पामेला स्टेज या फिर पामेला अवस्था। फिर से एक बार कहानी इसकी सुनिए। स्पोर बनेंगे कोशिका के अंदर लेकिन बाहर नहीं निकलेंगे, अपने बाहर आवरण बना लेंगे चिपचिपा, और अंदर ही अंदर डिवाइड होकर के स्पोर पूरी कॉलोनी बना लेंगे, समझ गए ना। और जब कॉलोनी बना लेंगे तो इसी कॉलोनी को क्या कहेंगे? पामेला स्टेज। और फिर जब अनुकूल परिस्थिति आएगी तो फिर वही पामेला स्टेज नए पौधे को क्या कर, नई कॉलोनी को जन्म देंगे। अब एक तो नहीं न रह गया, अब तो कई एक साथ मिल गए हैं तो क्या बोलेंगे? कॉलोनी। तो नई कॉलोनी बन जाएगी। इसका उदाहरण क्या है? क्लेमाइडोमोनास। बोलिए सभी लोग, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है। अब सबसे आखिरी तरह का इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं बाईआटोस्पोर। बोलिए सभी लोग, बाईआटोस्पोर। इसमें क्या होता है समझिए। स्पोर मातृ कोशिका के अंदर नए पौधे जैसी संरचना बना लेते हैं, यानी कि कोशिका के अंदर ही नए पौधे जैसी संरचना बना लेते हैं। जैसे कभी कभी आप देखे हैं कि आम के अंदर ही गुठली जाम जाती, उग जाती है, ऐसा देखे हैं कभी कि नहीं देखे हैं? कटहल का देखे होंगे, कटहल के अंदर ही, कटहल फूटा ही नहीं है, अगर पका हुआ है तो देखेंगे अंदर जमा हुआ रहता है। तो इसी तरह से एल्गी के अंदर भी होता है आटोस्पोर, यानी कि कोशिका के अंदर ही स्पोर जर्मिनेट करके नए पौधे जैसी संरचना बना लेते हैं। तो इस विधि को क्या कहते हैं? बाई आटोस्पोर, यानी आटोस्पोर के द्वारा। इसका उदाहरण क्या है? फ्लोरोकोकस। बोलिए सभी लोग, फ्लोरोकोकस। तो इस प्रकार से जितने भी तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन था वो हम लोग समझ गए। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में लैंगिक जनन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।